23 जून को बिहार में होने वाली विपक्ष की बैठक होने से पहले कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। मिशन 2024 में जुटे सभी विपक्षी दलों पर प्रमोद कृष्णम ने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा जिससे आने वाले समय में महागठबंधन बिखरता हुआ दिख सकता है। करेंगे पूरे मामले पर चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा ये मामला समझिए, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर होगी बात। मेरे मुंह से सहसा सहज रूप से एक शब्द निकला था। वो शब्द था कांग्रेस मुक्त भारत। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है और इसी सपने को देखते हुए उसे कई दशक बीत चुके हैं। बीजेपी कैडर का चाहे छोटा नेता हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का, वो बस देश से कांग्रेस की मुक्ति की बात करता है और इसको बोलने से बीजेपी नेताओं ने कभी गुरेज भी नहीं किया। बीजेपी की ये सोच रखना जायज है, लेकिन क्या सही मायने में सिर्फ बीजेपी ही ये चाहती है या फिर आज देश में सक्रिय सभी राजनीतिक दल यही मानने लगे हैं? क्या पीएम मोदी की वो बात जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जन जन का संकल्प बन गया है, आज सही साबित होती दिखाई दे रही है? हमें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके इस तरफ बड़ा इशारा कर दिया। तो चलिए सबसे पहले उस ट्वीट को ही पढ़ लीजिए जिसका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। प्रमोद कृष्णम ने लिखा, आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब छोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस को यूपी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी कहती है बंगाल छोड़ दो। केसीआर चाहते हैं तेलंगाना छोड़ दो। जगन मोहन चाहते हैं कांग्रेस आंध्र प्रदेश में चुनाव न लड़े। एमके स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो। किसी दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बोल देंगे कि महाराष्ट्र छोड़ दो। ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे समय में जब 23 जून को आने में कुछ ही दिन मात्र बचे हुए हैं, प्रमोद कृष्णम ऐसा कौन सा राग छेड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपको आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के उस वक्तव्य को सुनवा देते हैं जिसको कल की पीठाधीश्वर आधार बना रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों में दम इसलिए भी नजर आता है कि अखिलेश यादव एक बार राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाने के बाद कांग्रेस से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन कुछ ऐसी ही दिली इच्छा रखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये कभी बाहर नहीं आई क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय क्षत्रप ये नहीं चाहता कि उसके राज्य के, उसके जनाधार में उसको किसी के साथ भी समझौता करना पड़े। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने 23 जून को पटना में सभी विपक्षी दलों के प्रमुखों को बुलाया है। हालांकि विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि पटना में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो योजना बनाने की बात हो रही है उसमें सबका अपना अपना खेल है और ऐसे में उनका मेल होना हाल फिलहाल तो दूर की कौड़ी ही नजर आता है और बाकी का 23 जून पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ऐसे में और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कौन कौन साथ रहा है, अपना अपना बड़ा सवाल है। ममता की राह पर आप कितनों का मिलेगा साथ? अपना अपना खेल 24 में कैसे हो पाएगा इनके बीच मेल? 23 को पटना में मीटिंग, किस किस की होगी आपस में सेटिंग? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मुन्ना खान साहब आप ही के साथ। ये क्या कह गए आचार्य प्रमोद कृष्णम, किस तरफ इशारा?
कांग्रेस के ऊपर ये जो अनदेखा खतरा मंडरा रहा है, क्या इल्म है आपको इस बात का? यानी कि ये माना जाए कि बीजेपी से ज्यादा खतरा आपको इन्हीं विपक्षी दलों से हो रहा है। एक एक करके आपके सामने शर्तें रखी जा रही है। कुल मिलाकर एक तरीके से कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी हमसे शर्तें नहीं खोली। उन्होंने बार बार कहा, हमारा शीर्ष नेतृत्व बार बार कह रहा है कि जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, जब तक सारे विपक्षी दल के साथ बैठकें नहीं होगी, तो हम कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कहेंगे। अब प्रमोद कृष्णन किस वजह से कह रहे हैं, ये तो अब प्रमोद कृष्णन किस वजह से कह रहे हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है। सवाल ये है कि सभी विपक्षी दल को लेकर के चलना है। ये इंडिकेट हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही कर दिया था कि जब तक विपक्षी साथ नहीं होंगे तो ये हम फतह नहीं कर सकते, हमारी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिजाज है और हर क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पार्टी जो मजबूत है उनके साथ गठबंधन कर करके चलना है। इसलिए तो सवाल है सर कि अगर ये अलग अलग पार्टियां इस तरह से अपनी अपनी शर्तें आपके सामने यानी कि कांग्रेस पार्टी के सामने रख रही हैं, तो फिर क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? यही तो वो कह रहे हैं कि दरअसल असल खतरा बीजेपी से भी ज्यादा इन दलों से हो रहा है, क्योंकि ये लोग शर्तें रख रहे हैं आपके सामने। या तो इनकी बात मानो, या तो जहां जहां ये कह रहे हैं वहां वहां चीजों को छोड़ दो, या तो फिर जाहिर तौर पर नुकसान उठाओ। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो हम साथ है, हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो साथ लड़ने का मतलब है राज्य छोड़ना नहीं होता, हम साथ लड़ेंगे मतलब सीटों का बंटवारा होगा हमारा, और आपसी मतभेद कोई नहीं, आपसी मनभेद कोई नहीं, हम विचार और विमर्श करके सीटों का बंटवारा होगा, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और अन्य दल चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं, इस बातों का मैं जवाब दूंगा, ये स्वयं खुद दे सकते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, जैसे हम लोग प्रवक्ता, हम लोगों को जो इंडिकेट किया जाता है, तो जब तक हमारी विपक्षी पार्टियों से बातचीत नहीं हो जाती, हर एक राज्य में कोई न कोई विपक्ष, कोई न कोई दल है जिसका वहाँ वर्चस्व है, जिसका दबदबा है, हम उसके साथ बैठक करेंगे और सीटों का दोनों बंटवारा करेंगे। मुन्ना खान साहब, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब खुद जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू शिल्पा। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपने जो ट्वीट किया उसका मतलब समझना चाहूंगी, किस तरफ आपका इशारा था, उस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए? नहीं, कोई इशारा नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। सारी रीजनल पार्टियां जो बोल रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई दिल्ली पंजाब छोड़ दो, यूपी छोड़ दो, बंगाल छोड़ दो। तो मैंने तो ये कहा है कि भाई पहले दिलों को जोड़ लीजिएगा, तब दल जुड़ जाएंगे। ये मैंने कहा है। कुल मिलाकर यानी कि देखिए, यही विपक्षी दल खतरा बनते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये शर्तें रख रहे हैं, या तो इनकी शर्तें कांग्रेस पार्टी माने, या तो फिर ये संकट पैदा कर देंगे, साथ में नहीं आएंगे। और साथ में नहीं आएंगे तो देखिए आचार्य जी, आपको भी पता है, हमको भी पता है, फिर बीजेपी से टक्कर लेना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है यूनाइट हो जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आपस में बात करके दिलों को जोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह की बात होगी तो मोदी को नहीं हराया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि दिलों को जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन क्या शर्तों के साथ और इस तरह से ईगो के साथ दिलों को जुड़ता हुआ देखना संभव नजर आ रहा है सर? अब वो मैंने जो कहना था वो अपने ट्वीट में कह दिया है, बाकी उसका विश्लेषण आप जिस तरह भी करें, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। ठीक है, कुल मिलाकर भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत का ही नूतन स्वरूप आचार्य प्रमोद कृष्णम बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ तमाम खास पैनल मौजूद, तमाम मेहमान पैनल में लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए देखिए, आचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है जो मुझे कहना था। कुल मिलाकर उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं इशारों में लपेटने का काम किया है कि वो शर्तें रख रहे हैं कि या तो आप ऐसा कर दीजिए, यानी कि जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया, दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, तो फिर हम मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आपके खिलाफ नहीं उतरेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि आप बंगाल छोड़ दो, तो हम भी फिर, अगर आप सैक्रिफाइस करोगे तो उसका इनाम आपको मिलेगा, हम भी फिर आपको सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। ऐसे में संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक और खास मेहमान मुझे दिखाई दे रहे हैं, मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती, आपका रुख करते हुए, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा, क्या लग रहा है, क्या वाकई में विपक्षी दल कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये जो ऑफर बार बार दिए जा रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस उन ऑफर्स को ठुकरा रही है,
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अब एकला चलो की नीति पर मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा और इसका फायदा अन्य तमाम दलों को मिलता हुआ नजर आएगा। अल्टीमेटली कांग्रेस साइडलाइन हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पहली बात तो यह है कि जो 23 तारीख को मीटिंग हो रही है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आ रहे हैं। तो पहली चीज जो है, हम लोग की बातों का कोई मायने नहीं रखता है कि अगर आप पार्टी है, अरविंद केजरीवाल अगर कुछ बोलते हैं तो उसका मायने रखता है, लेकिन उसके नीचे कोई बोलेगा तो फिर ममता दीदी की पार्टी है, हम लोग की पार्टी में अगर ममता दीदी कुछ बोल रहे तो उसका मायने रखता है, उसके आगे कोई नहीं मायने रखता। शरद पवार की पार्टी में शरद पवार कुछ बोलते हैं तो उसकी मायने रखती है, दूसरे कोई बोलता है मायने नहीं रखता। उसी तरह अखिलेश यादव की पार्टी में या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें मायने रखते हैं, उसके नीचे कोई बोलता है उसको कोई मायने रखता। क्यों? क्योंकि अभी ये राष्ट्रीय स्तर है, ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और ऐसे बयानबाजी इसमें करना नहीं चाहिए जब तक 23 तारीख का चुनाव जो बैठक होने वाली है वो बैठक जब तक न हो जाए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को इस तरीके के वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि जिसमें कहीं से भी कुछ भी दरार वाली बातें आए। अभी किसी भी पार्टी, हम अखिलेश यादव जी ने आज जो बयान दिया है उन्होंने यही तो कहा है कि भाई बड़ा दिल दिखा करके जो है हमको आगे आना है। तो बड़ा दिल दिखाना किस लिए है? अब तो सबको साथ लेके चलने के लिए तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ना। तो ये सब चीजें अभी नगण्य है। जब तक 23 तारीख पे पहली बैठक हम लोगों की ना हो जाए उसके बाद पहले बातचीत होगी। शर्तें फर्ते कोई नहीं है इसमें कहीं, अभी पहले बातचीत होनी है। पहले तो एक दूसरे के साथ एक गठबंधन का एक स्वरूप तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही कोई तय होगा कौन कहाँ से लड़ेगा। किसी ने कोई नहीं रोक रखा है कि बंगाल से जो है केवल टीएमसी लड़ेगी, उत्तर प्रदेश से केवल समाजवादी पार्टी लड़ेगी, दिल्ली ममता बनर्जी ने ऑफर तो दिया था ना सर, जिसका अधीर रंजन चौधरी ने फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया था कि ऐसा नहीं चलने वाला, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, ये तो पता होगा आपको। उन्होंने कहा बंगाल में हम मजबूत हैं, ये बात बोला था। और कांग्रेस जहां 200 सीटों में मजबूत है उन्होंने ये बात कही थी। हाँ मजबूत है मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस भी वहाँ पे 42 सीटों मिल रहे हैं और अपना जो है हम लोग टीएमसी भी 42 सीटों मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम मजबूत है ये शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो और उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए उन्होंने संदेश भी तो भेजा था सेक्रीफाइस वाला, यानी कि आपको भी त्याग करना पड़ेगा, सारे त्याग क्षेत्रीय दल ही क्यों करेगी। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी, बड़े दिल से क्या मतलब समझा जाए? बड़ा दिल दिखाना होगा। और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव मत लड़ो, अखिलेश यादव की तरफ से ये जो कहा गया इसके क्या मायने निकाले जाए? और क्या वाकई में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये जो बयान है कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता हुआ कि ऑल इज नॉट वेल? शिल्पा जी, आचार्य कृष्णन जी नेता हैं, लेकिन जब गठबंधन की बात आएगी या जो पूरा विपक्ष इस मौजूदा सरकार के खिलाफ एकजुटता की बात कर रहा है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का कोई ऐसा बयान उसमें मुझे नहीं लगता है कि बाधा बनने जैसा है। हर राजनीतिक दल में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने नेतृत्व को आईना दिखाने का काम लगातार करते रहते हैं, या कुछ ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों ऐसे बयानों का प्रयोग करते हैं कि वो लाइमलाइट में आ जाए। स्पष्ट है सभी राजनीतिक दल में होता। समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज बात कही है वो एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए अब तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया है उसमें हमने कभी किसी खींचातान वाली स्थिति का गठबंधन नहीं किया, चाहे 2017 में कांग्रेस के साथ रहा हो, चाहे 2019 में मायावती जी के साथ रहा हो, या 2022 में तमाम सारे जो और छोटे दल है उनके साथ रहा हो। एक बड़ा दिल करके हमने जिसका जितना अधिकार था उससे ज्यादा देने का काम किया। समाजवादी पार्टी को लेके ये लाइन मिटा देनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या विपक्ष के और दल, कि समाजवादी पार्टी का कोई किसी का हक मार के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा सीक्वेंस बनाना चाहते हैं जिससे कि जीतने की बात हो। आज से 10-12 दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि आज तो क्या इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आएगा? मनोज यादव जी, जो तस्वीर हमने देखी थी अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की एक साथ साइकिल पर सवार होते हुए, क्या वो तस्वीर एक बार फिर से 2024 के लिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए, इस बड़े प्रोस्पेक्टिव के लिए
फिर से देखने को मिल सकती है, उम्मीद लगा सकते हैं हम? शिल्पा जी, उससे भी बड़ी बात होगी। अच्छा, मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाह रहा था, आपके हाँ, सवाल का जवाब दूंगा। हाँ कि सीट शेयरिंग की बात की तो लड़ाई नहीं है अब, हाँ, बात है सीट विनिंग की। अच्छा, हम सीट जीते कैसे? हमें सीट शेयरिंग पे लड़ने का कोई शौक नहीं है। लड़ने का शौक है तो 80 की 80 पे हम लड़ लेंगे, 80 की 80 पे कांग्रेस लड़ लेगी, 80 की 80 पे आरएलडी लड़ ले, कोई रोक पाएगा क्या? सब लोग लड़ो भाई अपनी अपनी 80 सीटों पे। हाँ हाँ, सीट विनिंग पे बात करनी है, कैसे सीट को जीता जाए, क्या समीकरण बनाया जाए, कैसे कौन सा मजबूत प्रत्याशी दिया जाए, बात इस पे होनी है। तो ये बात उन नेताओं को जिनको बयान देने की बीमारी है, हाँ तमाम सारे प्रवक्ता हैं ऐसे, बिल्कुल। और देखिए मनोज यादव जी, इस बात को लेकर आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि बहुत साफगोई के साथ आपने ये बात रखी और बहुत सुलझी हुई बात कही कि लग रहा है कि वाकई में अगर इसी माइंडसेट के साथ तमाम विपक्षी दल इस मीटिंग में पहुंचेंगे तो संभवतः कुछ ना कुछ आगे की राह जरूर दिखाई देगी और बीजेपी के लिए मुश्किलात फिर हो सकती है। पवन गोयल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरी रिएक्शन ले लेती हूँ पवन शर्मा जी का। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बात कही, कहीं ना कहीं विपक्षी दरार को उजागर कर गए क्या? आज देश के सामने इससे ही बड़ा, कहीं बड़ा गंभीर संकट है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद तानाशाही में पूरे देश में गुंडागर्दी कर रही है। जहां पे लोग चुनाव हार जाते हैं वहां की राज्य सरकारों के काम रोकने का काम करते हैं। दिल्ली एक ऐसा पहला उदाहरण नहीं है। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी तो हारने के बाद बौखलाहट में दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचलने का काम किया, संविधान को खत्म करने का काम किया। और बात दिल्ली की नहीं है, जहां भी लोग चुनाव हारते हैं वहां पर जाके भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करती है। राजस्थान में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां भी ये लोग चुनाव हारे, जहां भी इनको लगता है कि राजनीतिक कोई इनका विरोध है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु का उदाहरण आपके सामने भी नया है। तो आज देश के सामने गंभीर संकट है और देश के 63% जो लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37% लोगों ने चुना है और उनके खिलाफ 63% लोग आज भी हैं। तो वो लोग देखना चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी को रोका कैसे जाए। मुझे लगता है कि अब देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को, जो संविधान निर्माताओं ने जो नियम कानून बनाए, उसको बचाने की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। और देश के संविधान को बचाने की इस लड़ाई में अब आगे भविष्य में तो कोई ऑफर नहीं देंगे, कोई शर्तें नहीं रख देंगे, या फिर समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। वैसे तो बहुत ईमानदार पार्टी है आपकी, आप दावा करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सिर्फ इसमें दो बातें हैं, दो मुद्दे एकदम अलग अलग हैं, हमको उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। पहला मुद्दा ये है कि आज देश में संवैधानिक संकट है और जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद विरोधियों को खत्म करने के लिए लगी हुई है, उस संवैधानिक संकट को बचाने की लड़ाई है। उसमें मैं मानता हूं जो पार्टियां देश से प्यार करती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से प्यार करती हैं, वो सारी पार्टियां एकजुट आएंगी और भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी को, तानाशाही को रोकेंगी, राज्यसभा के अंदर रोकेंगी और जहां जरूरत पड़ेगी वहां रोकेंगी। और इसके लिए सबसे पहले चुनाव की बात ठीक है, बोलिए बोलिए। दूसरी बात चुनाव की आती है। चुनाव में हमको ये बैठ के ये तय करना पड़ेगा, ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। चुनावी आपकी राजनीतिक और चुनावी आपका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा। देश के 63% लोग देख रहे हैं कि उनको अब ये उम्मीद बन रही है कि इनकी तानाशाही को, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को कैसे रोका जाए, उसमें तय करना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं, उनको कम से कम उनकी मजबूती के लिए उनको एक कम से कम रास्ता देना पड़ेगा। कोई पार्टी अगर इतने अहंकार में आ जाएगी, उसको देश की परवाह नहीं होगी, देश की राजनीति की परवाह नहीं होगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपने घर में बैठ के सोचने की जरूरत है, उसको अपने अहंकार से बाहर आने की जरूरत है। अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कुछ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहेगी नहीं, हमको भी सारी सीटें वहां पर चाहिए, हमको भी वहां पे ममता बनर्जी जी का कोई भी उनको स्थान नहीं चाहिए, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब दिल्ली में देखिए कांग्रेस का क्या है, झुकने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एक विधायक नहीं है, ठीक है, दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, सीट बेकार ही करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी, अहंकार नहीं चलेगा। वो कांग्रेस के जो पुराने दिन हुआ करते थे 2014 से पहले, अगर कांग्रेस उसी गुमान में रहेगी तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। पवन गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो बीजेपी का था, लेकिन क्या लग रहा है कृष्णन जी की बातों से ये सपना विपक्षी दलों ने चुरा लिया है आप लोगों से, और अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी को क्या ये विभीषण आगे जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो उनकी तरफ से कहा गया, जो इशारा उनकी तरफ से किया गया?
शिल्पा जी, आपने ना इसको गलत एंगल से ले लिया। प्रमोद कृष्णन को आपने विभीषण कह दिया, जबकि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के लिए ठीक कहा है। आप ये देखो, उन्होंने ये बात कही है कि ओपोजिशन उनके बारे में क्या कह रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो और मध्य प्रदेश और राजस्थान हम छोड़ देते हैं। आप तो वो स्टेट छोड़ रहे हो जहां आपका ग्राफ, और इसका मतलब तो ये हुआ कि आप दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को बिल्कुल ही जीरो करना चाहते हो। अब यही बात मैं पश्चिम बंगाल की करता हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता जी ने क्या कहा कि आप पश्चिम बंगाल छोड़ दो। अगर आप उस एंगल से देखेंगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जीरो हो जाएगी। तो जो स्थानीय पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की है जो स्टालिन है, या टीएमसी है, या कांग्रेस, या ये आप, ये जितनी भी कांग्रेस के अलावा और अन्य दल हैं, जैसे शिवसेना से कोई भी है, चाहे जेडीयू है, अगर ये कांग्रेस ये सारे स्टेट छोड़ देगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगी। कांग्रेस का ग्राफ क्या होगा? कुल मिला के बड़ा है बिग होल। जो कांग्रेस अपने आप को अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी कहेगी, ये क्षेत्रीय पार्टियों के लेवल में आ जाएगी। क्या कांग्रेस चाहेगी कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के लेवल में आ जाए? आज अगर हम भारत की में बात करें तो कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर यही विपक्षी दलों ने कांग्रेस का यही हाल कर दिया, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी की बनकर रह जाएगी। अभी दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा इस तरीके की बात करती है। आप अगर भाजपा इस तरीके की बात करते हो तो आप ये लोग चाहते हो विपक्षी दल, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस भारत की जनता को ये बताना चाह रहा हूं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनको देश से कोई प्यार नहीं है। ये 10-10% के प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं, ये 10 प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं। अगर विपक्षी दल में इतनी एकता है ना, तो 23 तारीख को पहले ये साबित करें कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी का होगा और क्या उसका नाम होगा। ये एक सौदेबाजी चल रही है, बिजनेस, जैसा आपने देखा होगा। लेकिन ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमें चेहरे के चक्कर में नहीं उलझना, कोई बात हमें नहीं, मुद्दों पर घेरना है। ये मुद्दा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। चलो ठीक है, आप चेहरा मत बताओ, आप बता दो कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। आप कांग्रेस पार्टी को खत्म इनडायरेक्टली करना चाह रहे हैं। 4 स्टेट है कांग्रेस के पास अपने बलबूते पे, कर्नाटक है, हिमाचल है, 2 स्टेट और भी है, राजस्थान है। आप ये देखिए, उन 4 स्टेटों के साथ साथ क्या चाहती है विपक्षी पार्टियां? तो विपक्षी पार्टी क्या चाहती है कि यानी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं सेटबैक पर ही रखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। यही प्रमोद कृष्ण ने आप कांग्रेस को एडवाइजरी दी है। ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं माने, क्योंकि अगर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में या दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां उनके विपक्षी दल मजबूत है और कांग्रेस कमजोर है, तो और कमजोर हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, यानी कि संजय चक्रवर्ती जी कहीं ना कहीं सलाह आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से कि भाई आगे की तरफ सिर्फ बीजेपी से ही चौकन्ना नहीं रहना, पीछे के रास्ते से कहीं कोई हमें नुकसान ना पहुंचा जाए, वहां भी गौर करना है। बात सुन रहा था, उनके पेट में अपने आप दर्द शुरू हो गया है 23 तारीख को लेकर के। ये दर्द अच्छा है, इनको ये दर्द होना चाहिए। अच्छा, इनसे पूछ लीजिए कि 1977 में प्रधानमंत्री का पद किसका नाम के था, कहाँ प्रोजेक्ट किया गया था? 1996 में प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट कहाँ किया गया था? 2004 में प्रधानमंत्री का नाम कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था? क्यों परेशान होते हो भाई? 10-10% आप इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? 10-10% और बिजनेस और इस तरह से के बात से आप एक राष्ट्रीय पार्टियों को अपमान कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ करके इस तरीके से बातें करके आपसे अपने अहंकार को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आपकी हालत इतनी खराब है। मैं आपकी उत्तर प्रदेश का ही अभी जो नगर निकाय चुनाव हुआ है, मैं उसके आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका चुनाव 199 सीटों पे हुआ, बीजेपी केवल 84 सीटों पर जीती है। विपक्ष इतनी तरह से कि विपक्ष में जहाँ पे जिसको जो मौका मिला है बीजेपी को, उसको बीजेपी के खिलाफ वोट गया है 121 सीटों पे। नगर पंचायत 544 नगर पंचायत है, उसमें बीजेपी को 198 मिला, बाकी 346 सीटें ऐसी हैं जहां पे विपक्ष को वोट मिला है। मैं जवाब दूंगा। जहां पे पहले पेपर का चुनाव हुआ है, वहां पे इनका सूपड़ा साफ हुआ है, और ये मुगालते में 75% जो है 2018। ठीक है, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का अहंकार है और बीजेपी का ये अहंकार तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर 2024 में तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर उनके लिए, उसके लिए फिर उन्हें चाहे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ठीक है, 10 सेकेंड, 2 ठीक है, टेक 10 सेकेंड प्लीज। 2018 में ये 75% देश के राज कर रहे थे, अब ये 44% जो आ गए हैं। इनका राज है मुखपत्र, अभी आरएसएस का मुखपत्र में खुद ही कहा है कि मोदी के चेहरे पे और जुमलों पे जो है काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें कार्यशैली को बदलनी पड़ेगी। इनके घर के लोग
इनके आरएसएस इनके संस्थापक एक जब बात खुद तो कबूल कर रहा है कि 2024 का चुनाव कठिन होने वाला है, जमीनी स्तर पे ठीक है। 2024 का चुनाव कठिन होने वाला है बीजेपी के लिए या फिर विपक्षी दलों के लिए, इस पर भी होगी बात। मनोज यादव जी से भी मैं इस पर उनका टेक लूंगी। पवन शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद फौरन होंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कौन साध रहा, हित अपना अपना। कांग्रेस मुक्त भारत किस किस की है हसरत। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। पवन गोयल जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। जी शिल्पा जी, अभी आपने टीएमसी के प्रवक्ता को सुना कैसे वो उत्तर प्रदेश का इतिहास और प्रेजेंट और पास्ट बता रहे थे कि बीजेपी कहां से सिमट गई। ये तब नहीं बोले जब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी पे कि इलेक्शन कमीशन को घेर रही थी कि ईवीएम में और उनमें छेड़छाड़ हो गया, और अभी आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 67% से 44% पे आ गई। तो कुल मिला के विपक्ष इसी बात पे सेट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदार है या बेईमान। ये तो रहा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन का डर नहीं है, गठबंधन को अपने महागठबंधन का डर है कि कौन साथ आएगा या कौन साथ नहीं आएगा, किसी किस मुद्दे पे बात बनेगी या नहीं बनेगी। प्रमोद कृष्णन अलग जा रहे हैं, टीएमसी अलग जा रही है, आप पार्टी अलग जा रही है, और जेडीयू में आपने देखा कि आरजेडी बिहार में क्या हुआ, वो अलग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर दिक्कत होती तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमसे गठबंधन करो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है कि हमसे गठबंधन करो। विपक्ष कह रहा है कि हम गठबंधन 23 तारीख को करते हैं, तभी जाके एक दूसरे को, जो कल तक एक दूसरे को चोर उचक्का बेईमान भ्रष्टाचारी, हमसे गठबंधन करो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो अहंकार में है और इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए ये लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो ये जो कल तक भ्रष्टाचारी पार्टियां एक दूसरे को कहती थी, आज वो ईमानदार हो गई भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटने के लिए। अगर मैं घमंड और भ्रष्टाचार की भाषा में बात करूं तो भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा शब्द है। ये तो भ्रष्टाचार की दिन रात माला जपते थे, ये आम आदमी पार्टी वाले बैठे हुए हैं। तो फिर क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी? वही कांग्रेस पार्टी जिसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पानी पी कर आम आदमी पार्टी ने एक समय में कांग्रेस ऑफर दे तो नहीं है। पवन जी आऊंगी, संजय जी आऊंगी, मनोज यादव जी के पास में अब जाना चाहूंगी। मनोज जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को कोई चिंता विंता नहीं है, ये तो महागठबंधन ही आपस में इस तरह से उलझा हुआ है कि इनका कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है वो बेचैन आत्मा है। और अगर कोई राजनीतिक दल प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करता तो वो राजनीतिक दल ही नहीं है। उसको कोई और भजन वाला काम करना चाहिए, प्रवचन देना चाहिए। अगर राजनीतिक दल है, कोई भी हो, आप पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, निश्चित तौर पर बिल्कुल समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, टैक्टिक्स ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स, ये हर राजनीतिक दल का अपना स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन मैंने जो शब्द कहा कि यहाँ लड़ाई सीट शेयरिंग की नहीं है, बीजेपी या हमारे गठबंधन की जो जिनसे बात चल रही है उनके नेता बेवजह को जीता जाए। अगर आज भी नहीं समझ में आ रहा है प्रमोद कृष्णन जी को या कोई और, मनोज यादव जी देखिए आपकी बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन वो सार्थक होती हुई नजर आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि देखिए इनका आपस में जब मेल ही नहीं हो पाएगा, जब दिल ही नहीं मिल पाएंगे, तो एक मुद्दे पर एक सहमति कैसे बन पाएगी? सहमति नहीं बन पाएगी तो काय बात का गठबंधन? एक सेकंड शिल्पा जी, दिल भी मिलेंगे, आई लव यू भी होगा और सारे आगे के प्रोग्राम होंगे। उसकी चिंता मत करिए। समस्या 23 तारीख कल हो नहीं सकती है, 23 को होगी और वो पटना में होगी। जब 23 तारीख की बैठक हो जाएगी, इसके बाद चाहे हमारी पार्टी के नेता हो या कृष्णन जैसे नेता हो या किसी और बीजेपी के भी पार्टी के नेता हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, तब वो अपना विश्लेषण करें। आज समस्या इस बात की नहीं कि विपक्ष के दल किस तरह की बातें कर रहे हैं। समस्या ये है कि बीजेपी टार्च लेकर ढूंढ रही है कि हम गठबंधन किससे करें, मांझी जी से कर ले कि राजभर जी से कर ले, और वहाँ विश्वगुरु का चेहरा भी फेल होता नजर आ रहा है, वहाँ योगी जी का मॉडल भी चेहरा फेल नजर आता है। समस्या इस पे है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। मैं जवाब दूंगा। मिलाकर पवन जी देखिए, और क्या सवाल पूछा, कम से कम ये महागठबंधन वाले तमाम विपक्षी दल आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, टच में है, मीटिंग में हिस्सा लेने की तैयारियों में लगे हुए हैं।
आप लोगों के सामने क्या राह बची है? जी, तो जी। कह रहे कि भाई आपको अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल शिल्पा जी, अभी आपने मनोज जी की बात का हाँ। अभी इन्होंने क्या बात कही कि विश्व गुरु और योगी जी दोनों सदमे में, टेंशन में, इस तरह के शब्द इन्होंने कहे। अगर विश्व गुरु और वो टॉर्च लेकर गठबंधन के लिए ढूंढ रहे हैं तो फिर तो आपको गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो वन साइड जीते हुए हो। ये तो सब पूरे भारत के सामने कि गठबंधन कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। गठबंधन आप 10 पार्टियां कर रहे हो और परेशान आप भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हो। विश्व गुरु को आप मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोल ही नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश में अकेले लड़के दिखाओ, तो हम है तो उत्तर प्रदेश में अकेले लड़के दिखाओ, तब पता चलेगा कि कितने बड़े विश्व गुरु आप हो, कितने बड़े विश्व गुरु उत्तर प्रदेश के योगी है। ठीक है, ठीक है, मनोज जी जवाब लेते हैं। हो जाएंगे मनोज जी जवाब लेते हैं। पवन जी जी क्या कहा इन्होंने? कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर इतना ही आप में मादा है, अकेले लड़के दिखा लीजिए ना, आपको अपनी हकीकत समझ में आ जाएगी। तेज बोल रहा हूं फिर भी नहीं सुन पाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मादा है तो अकेले लड़के दिखाइए। यही वो भारतीय जनता पार्टी है। तो डबल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आई। यही वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी आप थोड़े दिन पहले कह रहे थे 17 में से इनके 10 मेयर नहीं आएंगे। यही वो भारतीय जनता पार्टी 17 के 17 मेयर है। भाई महागठबंधन अगर विपक्षी दल कर रहे हैं तो इसमें आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? उनका अधिकार है। चले आइए, राजभर जी चले आइए, मांझी जी चले आइए। ठीक है सर, छोटे छोटे दलों को बुला रहे हो और बता रहे हो कि आप बड़े ठीक है। देखिए महागठबंधन करने में, गठबंधन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक दल, लेकिन पवन शर्मा जी बीजेपी फिर सवाल खड़े कर रही है कि क्या सिर्फ ये जनता नहीं देखेगी, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आप उस पार्टी के साथ भी जाने के लिए तैयार है, आप अपने मूल्यों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, सिर्फ सत्ता के लिए? देखिए शिल्पा जी, दो बात अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी की बात ना करें तो ये अच्छा है। ये तो उस पार्टी के साथ में सरकार बनाते हैं जो शहीदों को, जो आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देती है। पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। 2 दर्जन से ज्यादा सरकारों के पार्टी को मिलाकर सरकार किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तो आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को इतना डर लगता है, इतने कमजोर प्रधानमंत्री आजादी के पहली बार, कि वो किसी भी आवाज को सहन नहीं कर सकते, एक सवाल को सहन नहीं कर सकते। अगर कोई सरकार में से चुनाव हार जाते किसी राज्य में, उस सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुचल देते हैं। जहाँ लोग चुनाव हार जाते हैं वहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी नहीं बनते, सीधे ईडी को छोड़ देते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने गुंडागर्दी का सवाल है। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी परेशान इस वजह से, ये आरएसएस ने भी कहा कि आज देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये एक युवा को रोजगार दे नहीं पाए, इससे प्रधानमंत्री परेशान हो रहे हैं, क्या मुंह लेके जाएंगे चुनाव में? ये कहते थे बहुत हुई महंगाई के बाद अब मोदी सरकार खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाना पड़ रहा है लोगों को, तो अब प्रधानमंत्री क्या मुंह लेके चुनाव में जाएंगे? ऐसे बहुत सारे मुद्दे ना प्रधानमंत्री जी ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने देश पे कर्ज बढ़ा दिया, इन्होंने तो देश को बर्बादी से रोकने के लिए मैं यही तो आपसे पूछा, मेरा यही तो सवाल है कि आपको भ्रष्टाचारियों के साथ अगर हाथ भी मिलाना पड़ा तो आप लोग मिलाएंगे, यानी कि तैयार हैं आप लोग? बाय हुक बाय क्रोक बीजेपी हटनी चाहिए, सिर्फ यही मकसद है आपका? शिल्पा जी, भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी ना करे। आजादी के बाद शिल्पा जी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कर रही है। शिल्पा जी क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है? मैं तथ्य में बात करता हूँ हमेशा। आपने फिर मेरे सवाल को घुमा दिया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। जी जी ठीक है, उसके बाद संजय जी आऊंगी आपके पास, और मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आओ, एक एक करके आ रही। पवन जी टेक यू 10 सेकंड्स। ओके, देखिए आज भ्रष्टाचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहता हूँ। संसद के अंदर उन्होंने कहा कि 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है, मतलब 200 में से 199 केस फर्जी पाए जाते हैं, सिर्फ एक आदमी के पास केस असली पाया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री को डर लग रहा है। जो विपक्ष की आवाज है, जहाँ पे चुनाव हारते हैं, उनको लगता है कि उनसे सवाल पूछ लेगा तो उसका कोई नेता किसी की सांसदी खत्म कर देते, किसी की सरकार गिरा देते, किसी सरकार की आधी रात को चोरों तरह शक्तियां छीन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुचल देते हैं। तो आज देश के सामने मुद्दा ये है कि इनकी गुंडागर्दी को कैसे देखा जाए। 63% लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने वोट किया 2019 में, वो लोग आज सारी पार्टी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है पवन जी, संविधान को बचाना पड़ेगा। कुल मिलाकर पवन गोयल, अहंकार से बाहर निकल के आना पड़ेगा। आपके अहंकार को तोड़ने के लिए, आपकी इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए इन्हें जो करना पड़ेगा ये करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा पवन शर्मा जी ने। भारतीय अभी ये संविधान की बड़े लंबे भाषण दे रहे थे, बड़े लंबे उस जिस संविधान से माननीय मुख्यमंत्री, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, जिस संविधान से मुख्यमंत्री जी चुनकर आए ना,
अब चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ठीक है, अगर मैं बोलने पे आऊंगा तो आप बीच में बोल नहीं पाओगे एक सेकंड भी। मेहमान इंतजार कर रहे हैं वन बाय वन। शर्मा जी, जब मैं बोलने पे आता ना आपकी बारी में, आप बोल नहीं पाते एक सेकंड भी, आपको बोलने का मौका भी ना देता मैं। ये मेरा बड़प्पन है, ये मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो चुप रहिए आप। शर्मा जी, गुंडागर्दी की भाषा मैं बताता हूँ क्या होती है। आप जो आप फिर बीच में बोल रहे हो, आप बीच में किसलिए बोल रहे हो? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सुन लेते हैं ना, समय जाया होता है। दे रहा हूँ ना सवाल का जवाब। सारे सवाल, एक सवाल के 10 जवाब दूंगा, 10 सवाल के 100 जवाब दूंगा। आप चुपचाप सुनने की हिम्मत रखिए। जैसे बोलने की हिम्मत है तो सुनने की भी हिम्मत रखिए। यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो रॉबर्ट वाड्रा है, यही वो राहुल गांधी है, यही वो सोनिया गांधी है, यही वो शीला दीक्षित थी जिसमें 1300 पन्नों की फाइल थी, यही वो स्टालिन थे, यही वो एनसीपी के शरद पवार थे, परिवारवाद का आरोप था, यही वो समाजवादी पार्टी थी जिसके लिए कहते थे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनके भाई यादव, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं यादव, जिनके साथ आप गठबंधन कर रहे हो। ये तो रही है बात गठबंधन की। एक मिनट, जिनको आप भ्रष्टाचार, बेईमान, घोटालेबाज, परिवारवाद कहते थे, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट रुको, सुनो, जो आप भारतीय जनता पार्टी के वादों की बात कर रहे थे ना, जो ठीक है, उनको लोन किसने दिया? उनको लोन किसने दिया? कांग्रेस की सरकारों ने। तब आपने नहीं बोला, उनको लोन दिया कांग्रेस की सरकारों ने। जो जल बोरा आप पिला रहे हो ना दिल्ली में 72,000 करोड़ लैब्स में, जो आप डीटीसी बस बता रहे हो ना 2000 डीटीसी बस है, वो भी लैब्स में। जो आप बिजली दे रहे हो ना 300% की पेनल्टी है उस पर, 300% की लायबिलिटी। और सुनो, 1000 मोहल्ला क्लिनिक कहा आपसे दिल्ली समझती नहीं है। अरे अगर वाकई में इतना देश गर्त में जाता जा रहा है तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है। आप लोग आइए, विपक्षी दल एकजुट होइए। संजय चक्रवर्ती काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मनोज यादव जी भी। संजय चक्रवर्ती, फिर तो देखिए, अगर वाकई में देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बीजेपी इतनी खतरनाक है तो फिर तो आपको बिना किसी इफ एंड बट के एक साथ आना चाहिए। यानी कि 23 जून को जो ये मीटिंग होने वाली है, इसी मीटिंग में तुरंत सेटिंग हो जानी चाहिए ताकि अगले किसी मीटिंग की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसा हो पाएगा सर? मैं बहुत देर से डिबेट को सुन रहा था, बातें बीजेपी के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। आज देश की जो परिस्थिति है, आज भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है लोकतंत्र का। अच्छा, आज मुद्दा है तानाशाही का। इतनी बड़ी तानाशाही हो चुकी है जो बीडीसी के गवर्नमेंट को, ये तानाशाही इतनी तानाशाही बढ़ चुकी है जो ट्विटर को रोक सकती है, उनको उनके ऊपर धमकी दे सकती है, जो इंटरनेशनल। तो इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए कह दीजिए ना संजय चक्रवर्ती जी कि हाँ, टीएमसी खुले दिल से कांग्रेस पार्टी को गले से लगाने के लिए तैयार है। बोल दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस ने ऐसा कोई काम कभी नहीं किया है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी करवाने वाली काम कांग्रेस ने नहीं किया, कम से कम। अच्छा, देखेंगे आज देश की देखिए जो गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, वो सड़कों में बैठे हैं। हाँ। महिलाओं का कितना बड़ा फाड़ है, क्या आप इसको छोटा समझ रहे हैं क्या? अगर गोल्ड मेडल लाने वाला महिलाएं जो अगर सड़कों में बैठी है पिछले 3 महीने से, ठीक है, ये क्या लेवल इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो है असर नहीं हो रहा होगा? ठीक है, असर हो रहा होगा, लेकिन ये घमंडी सरकार, तानाशाही सरकार इसको सुना ही नहीं दे रहा। इसको ये केवल अपने मुगालते में है। इनके जो इनके साथ वाले हैं ना, ये लेकिन बहुमत के दम पर बीजेपी को अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता। मनोज यादव जी, उसी पर वार करने की कोशिश इन तमाम दलों की तरफ से, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी ऑल्सो। देखिए शिल्पा जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चाणक्य रत्न पुरस्कार देना चाहता हूं, और चाणक्य रत्न पुरस्कार इसलिए कि इनके इतने घटिया लेवल के आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है। अरे भैया, विपक्ष के लोगों में आरोप है, सारे विपक्ष को आपने चोर बताया, सारे विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताया। वो एक हो या अलग हो, आपसे क्या मतलब? आप विश्वगुरु का चेहरा सामने करो, उत्तर प्रदेश में योगी का चेहरा सामने करो और चुनाव लड़ो। निषाद को दाएं भगाओ, अनुप्रिया पटेल को बाएं भगाओ, राजभर को ले ही मत, तब तो हम जाने ने सबसे बड़े चोर आप हो। आपने जवाबदेही जैसी चीज को नगण्य कर दिया, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे शब्दों को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आप हो। जब किसी मुद्दे पे, किसी भ्रष्टाचार पे सरकार जवाब न दे तो उसको सबसे बड़ी चोर सरकार कहते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर विपक्ष एकजुट 23 तारीख को हो रहा है तो मुझे मालूम है गैस बन चुकी है बीजेपी को। अब इसकी दवाई भी विपक्ष ही इनको देगा।
विपक्ष में बैठाल के विपक्ष उनको जवाब देगा और तभी ये राइट टाइम होंगे। कुछ सरकार कुछ जो पार्टियां हैं वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करती है विपक्ष का, उसमें बीजेपी है। बीजेपी जिस दिन विपक्ष में बैठेगी बड़े अच्छे सवाल उठाती है, बहुत अच्छे से सरकारों को आईना दिखाती है, लेकिन सत्ता में सिर्फ बदकही करते हैं, गोल गोल बातें, सुबह शाम झूठ, हिंदू मुसलमान धर्म लफ्जियात, इसके अलावा इनका सिलेबस फिनिश। तो मनोज यादव जी, इस झूठ को बेनकाब करने के लिए ये मान लिया जाए जितने भी दल 23 तारीख को इस मीटिंग में पहुंचेंगे सब आपस में हाथ तो मिलाएंगे लेकिन उनके दिल भी मिल जाएंगे। अगर ये वाकई में ऑन अ सीरियस नोट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की मंशा रखते हैं, लगता है आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना आपका ये सपना कभी साकार नहीं हो सकता, लोकतंत्र कभी नहीं बच सकता? शिल्पा जी, दिल मिल चुके हैं। अच्छा, दिल मिल चुके हैं। दिल मिलने की बात में कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने कहा सीट विनिंग फॉर्मूला पे बात करनी है, दिल न मिलते तो एक साथ क्यों? लेकिन झगड़ा तो सीट शेयरिंग में ही शुरू हो जाएगा सर, कैसे आप लोग कोप अप कीजिएगा भाई? कोई दल अगर ना माना, सीट विनिंग की बात होगी, शेयरिंग की बात नहीं है। अच्छा, ना, ये आरोप निराधार है। ठीक है, चलिए आपने कम से कम एक कदम आगे की सोच कर चल रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग पर हमको आपस में नहीं उलझना है, सीट विनिंग के मुद्दे पर अगर हम बढ़ेंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। चलिए, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती, जाते जाते क्या कहेंगे आप? क्या होगा कांग्रेस का, क्या होगा तमाम अन्य विपक्षी दलों का, और क्या होगा विपक्षी एकजुटता का? हम सब साथ साथ है और डरे बीजेपी, एक दल बीजेपी का है, परेशान बीजेपी है, महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है इनसे, जेजेपी हरियाणा वहां पे धमकी दे चुका है कि वो अलग से लड़ेगी, अकाली दल से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में डर बैठ चुका है कि 2024 इनके हाथ से निकलने वाला है। और आरएसएस इस बात को कबूल कर चुका कि मोदी के चेहरे पे अब चुनाव शायद नहीं लड़ा जाएगा। यदि वैसे है तो ये इनको दिक्कत इस बात को है कि अब इनका क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने इतने जहर बो दिए हैं, अब वो जहर को काटने की बारी आ गई है और 2024 के बाद वो जहर कटेगा। और देखिएगा, फाइनल है हम लोगों के पास। हम लोग का मुद्दा ये नहीं है, ये मुद्दा है जनता के साथ लोकतंत्र का एक मुद्दा है। जनता त्रस्त है, परेशान है, उसी के लिए हम लोग इस बार हम लोग साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इसीलिए जनता को सर्वोपरि रखना होगा, जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रखना होगा, अपनी अपनी ईगो को नहीं। पवन शर्मा जी, इसके लिए आम आदमी पार्टी कितनी है तैयार? आम आदमी पार्टी ने देखिए ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, नीतीश कुमार से भी मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं दाल गल नहीं पा रही है। तो लगता है 23 तारीख को वहां पर भी आप लोग मोर्चा मार लेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी या तानाशाही का शासन लाना चाहे देश में, जो इनसे सवाल पूछता है उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, छात्र हो या देश की पहलवान बेटियां हो, जो इनसे सवाल पूछते हैं, अपने हक से बात करते हैं, उनकी आवाजों को दबाने के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज देश के सामने संवैधानिक संकट है और मैं ये मानता हूँ कि जो पार्टियां देश से प्यार करती है, संविधान से प्यार करती है, जनतंत्र से प्यार करती है, वो एकजुट आके भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और गुंडागर्दी को रोकने के लिए काम करेंगी। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, 63% लोग आज देश में हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया था, वो सब लोग सारी पार्टी की तरफ घूम के देख रहे हैं। और बात सीट शेयरिंग की नहीं है, बात आज पहला मुद्दा ये है कि पहला मौका ये है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है और सारा बच्चों एक हो गया। और देखिए, दिल्ली के जो सरकार के खिलाफ अध्यादेश आया, अध्यादेश को गिरा दिया तो सेमीफाइनल होगा। 63% लोगों को इसलिए तो कहा जा रहा था कि अध्यादेश के बहाने दरअसल ये विपक्षी एकजुटता को एक सिरे में पिरोने की कोशिश कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे थे। 23 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी जाने वाली है पवन शर्मा जी, और हंसते हुए बाहर आने वाली है। देखिए, ये सवाल सारे भविष्य के वर्षों में आम आदमी पार्टी इसमें हिस्सा लेगी और देश के जो मेन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दों से बातचीत की जाएगी और देश की आगे बढ़ने का तय की जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, पार्टी को घबराना नहीं चाहिए। चलिए कर लेते हैं, ज्यादा समय बचा नहीं है 23 जून में। मनोज यादव जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या होगा 27 तारीख को? अखिलेश यादव पहुंचेंगे? जी तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। गाना बड़ा फेमस था, उस गाने के लिए
हिटलर भी जब आसमां से जमीन पर देखता होगा, मुझसे बड़ा वाला कोई नीचे, ये सोचता होगा। ये सारी जो ये दो लाइनें हैं, इसी पे चुनाव होगा। हिटलर भी जब आसमां से जमीन पर देखता होगा, मुझसे भी बड़ा वाला जमीन पे है, ये सोचता होगा। इसी बात को खत्म करना है और इसी बात पे चुनाव होगा। ये देश हिटलर शाही से नहीं चलेगा। ये देश तानाशाही की मर्यादा को नांगने का काम नहीं करेगा। ठीक है। ये देश लोकतांत्रिक ढांचे से चलेगा और संवैधानिक मूल्यों से चलेगा। ठीक है पवन गोयल जी, फाइनल कमेंट आपका। डर लग रहा है विपक्षी दलों की एकता से? जी मैं कह रहा हूं, दिखाई दे रहे सारे के सारे सर। आप ये देखिए, ये गठबंधन 2014 में क्यों नहीं हुआ, 2019 में क्यों नहीं हुआ, ये अब क्यों हो रहा है? उसका कारण है, पहली बार मोदी जी जीते, दूसरी बार मोदी जी जीते, अब तीसरी बार 300, 350, 400 के आंकड़े तक पहुंचेंगे। इसी बात का डर है जिस वजह से ये गठबंधन हो रहा है। दूसरी बात, अभी मनोज यादव जी हिटलर के गाने की बात कर रहे थे, सफाई में गाना गाया था, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था, तभी सत्ता से बाहर कर दिया था। इसलिए योगी जी दोबारा आए, वो गाना ही तो था, वो जो गाना सफाई में सुनते थे, उसी गाने की वजह से सत्ता से बाहर हुए। और वही वो आम आदमी पार्टी, 5 सांसद है ना, 5 सांसद है, इससे तो ज्यादा चिंता हो रही है। विपक्षी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि केवल 5 सांसद है। कहाँ सफाई सफाई चिल्लाते हो? हाँ सफाई, वो सफाई था जो आज विपक्ष में बैठे हो। आपने जो विकास का पैसा था वो सारा सफाई में लगा दिया। हालात बदले हैं, वक्त बदला है, और ऐसा ना हो कहीं कि आप लोग हल्के में लेते रहे इन विपक्षी दलों को और ये आपका सुपड़ा साफ कर जाए। चलिए ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा ये, तो इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलाकर 24 में आखिरकार क्या खेला होने वाला है, कैसे ये विपक्षी दल एकजुट हो पाते हैं, 23 जून को होने वाली मीटिंग पर बनी रहेगी पूरे देश की निगाहें, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भी, कि बीजेपी के लिए आगे की राह ये दल कैसे मुश्किल करेंगे, या फिर इन दलों के बीच की दरार खुद ब खुद बीजेपी की आगे की राह आसान कर जाएगी। इंतजार रहेगा, नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।